कर दो लाइव लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सभी बताएंगे आप सब कैसे हैं। आवाज आवाज सब क्लियर है? ठीक है। विशाल भैया बोल नहीं रहा था मैं, इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी, बोल नहीं रहा था। और एक बार आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो कई दिन बाद आप लोग मिल रहे हैं, तो बिल्कुल बताना बनता है आप सब कैसे हैं। बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ध्यान आप लोग रख रहे होंगे अपना, जैसे कि हम सब अपना ध्यान रख रहे थे उसी तरह आप भी अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ था, मेरी तबीयत ठीक थी। दरअसल में यहाँ इन्फेक्शन फैल गया था, तो यहाँ स्टूडियो से जो क्लास चलती हैं, मैंने आपको बताया था हमारे घर पर बोर्ड नहीं है, तो जिनके घर घर बोर्ड था उन्होंने अपनी क्लासेस ले ली थी, स्टूडियो की क्लास नहीं हो पाई थी। तबीयत मेरी एकदम ठीक थी, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। वो सिर्फ एक बात थी कि चैन तोड़नी थी हम लोगों को, इसीलिए हम सब लोग अलग अलग थे। बहुत बढ़िया। आप सब अच्छे हैं, ठीक हैं, ठीक हैं, बहुत बढ़िया हैं जी। तो बहुत अच्छे से रहो आप लोग। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। थोड़े से ओवरव्यू में समझेंगे भैया। जैसे कि हम भैया बात कर रहे थे भारत की, तो भारत में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्त, कि जो मगध साम्राज्य था, मगध पर कौन थे हमारे? मौर्य रहे थे। मौर्य अंतिम जो हमने पढ़े थे। और जब मौर्यों का पतन हो गया था, यानी कि मौर्य वंश जब कमजोर हो गया था, तो मौर्यों के बाद में बहुत सारे वंश एक्टिव हो गए, जिसमें एक मैंने आपको बताया था सातवाहन वंश हो गए, जिनको हमने आंध्र का सातवाहन वंश कहा था। सातवाहन शासक थे आपके। ठीक है। इधर मैंने आपको बताया था कलिंग में था आपका, कलिंग में थे आपका चेदी वंश हो गया था, चेदी वंश था। और ये जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र जो है, ये एमपी का क्षेत्र आप कह सकते हैं, यहाँ था आपका वाकाटक वंश, वाकाटक वंश था, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे दक्षिण में चेर चोल पांडे हो गए थे, चेर चोल पांडे हो गए थे आपके। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे वंश उभर करके सामने आए। ये कब हुआ? जब मगध की गद्दी पर मौर्य कमजोर हो गए। तो आपको एक बात समझनी होगी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा पहले, ताकि आप चीजों को समझ पाए। मैंने आपको बताया था कि वो चार प्रांत कौन कौन से थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे। फटाफट से बताएंगे सभी लोग, वो चार प्रांत कौन कौन से थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे, बोलेंगे। तो आप लोग कहेंगे, आप लोगों का आंसर होगा, ध्यान से समझना। आप लोग कहेंगे भैया ये तो हो गया हमारा वर्तमान का, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हम पाकिस्तान कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये पाकिस्तान हुआ, और इसको हम अफगानिस्तान कह सकते हैं, यहाँ अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में चार प्रांत थे आपके, कौन कौन से? मकरान, काबुल, कांधार और हेरात। ये चार किसने दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को? सेल्यूकस के द्वारा दिए गए थे, पता है ना। जब उसने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो आपको अब की क्लास में एक बात ध्यान देनी होगी, इन चार प्रांतों के बराबर में ही दो प्रांत है, दो प्रांत थे इनके बराबर में। एक तो आपका, वहीं बताता हूं लोकेशन पर ही, बिल्कुल दो प्रांत थे भैया आपके, कौन कौन से? एक तो था बैक्ट्रिया और एक था पार्थिया। ठीक है। तो बैक्ट्रिया आपको फोकस पे रखना है, बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया क्षेत्र था, और एक था पार्थिया क्षेत्र। ये वो क्षेत्र हैं जो जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिए थे। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो इस भारत पे लेकर के, भारत वाले इस सारे क्षेत्र पर हो गया था, लेकिन ये बैक्ट्रिया और पार्थियन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं थे। इतनी बात क्लियर है कि बैक्ट्रिया क्षेत्र कहाँ पड़ता था? बैक्ट्रिया क्षेत्र पड़ता था, क्या बोलते हैं हम इसको, ईरान भी कहते हैं। और उस समय के अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हालांकि बाद में बना, उस समय तो अफगानिस्तान भी नहीं था। अफगानिस्तान खुद 1893 में बना है ना, 1893 में। तो ये बैक्ट्रिया क्षेत्र आपको इतना समझना है, उनचा काबुल, कांधार, मकरान और हेरात के पास में था बैक्ट्रिया क्षेत्र। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां समझने की बात क्या है, भारत पर विदेशी आक्रमण की जब हम बात करते हैं, तो मैंने बताया सबसे पहले आक्रमण किया था आपका ईरानी शासकों ने। ईरानी शासकों की बात मैं आपको बता चुका। हकामनी साम्राज्य के जो लोग थे वो मैं सिकंदर से पहले आपको नोट करवा चुका। उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। यूनानियों की तरफ से कौन था? सिकंदर था। यहां तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम आगे इस कड़ी को बढ़ा रहे हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो यूनानियों के बाद, सिकंदर के बाद में कौन आक्रमण करेगा? वो हिंद यवन शासक करते हैं, ठीक है, हिंद यवन शासक। उसके बाद में शकों ने,
शकों ने, फिर पहलवों ने, फिर कुषाणों ने, फिर अरबियों ने, फिर तुर्कों ने। तो अभी आप बस फोकस पे रखना है कुषाणों तक। ट्रिक आसानी से याद कर सकते हैं, आईजी साहब पी के, आईजी साहब पी कर आए, है ना। आईजी से मतलब इंडो ग्रीक शासक, एस से मतलब शक, पी से पहलव और के से कुषाण। तो आईजी साहब पी के, ठीक है, ये वो वंशक्रम है जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ। तो ये तो सिर्फ नाम हुए, अब हम इनके बारे में जानेंगे, लोग कौन है, कहाँ से आए, क्या इनके आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा और क्या क्या बदलाव आए और किस तरह से इन्होंने शासन किया। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक होगा, ये हम पढ़ चुके पहले ही, यूनानी सिकंदर के बारे में हम पढ़ चुके। आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है हिंद यवन शासकों से, ठीक है। हिंद यवन शासकों का आगमन लिखेंगे, तो आपको एक हेडिंग बनाना होगा, हिंद यवन शासक। हिंद यवन लिख लेना। इन्हें इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। अब आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे इनको बैक्ट्रियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे। इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, बैक्ट्रियन भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो पहला शासक है, जो हिंद यवनों का पहला शासक भारत में आएगा, वो उस शासक का नाम है डेमीट्रियस। यहां से हमारी बात शुरू होगी, डेमीट्रियस। ये डेमीट्रियस दरअसल में कौन है तो समझेंगे। तो मैंने बताया था जब सिकंदर वापस गया, जब सिकंदर आपका वापस गया था, तो ये वाला जो क्षेत्र था, है ना, जो सिकंदर का जीता गया क्षेत्र है, सिकंदर अपने लोगों को, जैसे फिलिप को देकर गया भारत का क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र किसको देकर के गया था, सेल्यूकस को, क्योंकि सेल्यूकस उसका थल सेनापति था। तो सेल्यूकस का ही वंशज है, सेल्यूकस का ही तीसरी पीढ़ी का वंशज है डेमीट्रियस। ये डेमीट्रियस किसका वंशज है, सेल्यूकस का। तो ठीक है, तो यहां थे आपके ये लोग कौन है, ये यूनानी लोग हैं। कैसे लोग हैं, यूनानी लोग हैं। और भैया यहां कौन थे आपके, मगध का जब कमजोर हो गया, मगध जब कमजोर हो जाता है तो यूनानियों को एक मौका मिलता है कि अब भारत की तरफ चले। मौका मिला ना, क्योंकि मगध तो अशोक के बाद में फिर कमजोर होता चला गया, तो इन लोगों को मौका मिलता है कि क्यों ना हम भारत में प्रवेश करें। तो इसका फायदा इन यूनानियों ने उठाया और ये हिंदुस्तान में आए। इसीलिए इनको हम बोलते हैं, देखो यवन जो शब्द है ना, ये यूनान को बोलते हैं, यवन किसको बोलते हैं, यूनान को। और ये हिंदुस्तान में इन्होंने आकर के राज किया, इसीलिए हम इनको हिंद यवन शासक कहते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं। आप देखें, हाँ भैया, फिलिप सिकंदर का पिता भी था। एक फिलिप सिकंदर के नजदीकी लोगों में भी फिलिप था, जिसको वो भारत का साम्राज्य सौंप करके गया था। ये बात मैंने आपको क्लास में भी बताई थी। इतनी बात के लिए एक बार थम्स अप करेंगे, बदलेंगे, ध्यान से देखेंगे। सर जी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तो घोड़े दिए थे, आपने ये छोड़ दिया है, ये कह रहे हैं हाइपरबोय। घोड़े नहीं दिए थे भैया, हाथी दिए थे 500 भेंट में, और मैं क्लास में बोल चुका हूं उस बात को, बिल्कुल बोलिए, मैंने क्लास में छोड़ा नहीं है। यहां थम्स अप करेंगे, इस बात पर आप समझ गए हिंद यवन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूनानी है, यवन है, और भारत पर आकर के इन्होंने शासन किया, इसीलिए इनको बोलते हैं हिंद यवन शासक। इन्हें बैक्ट्रियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि किस क्षेत्र से आए थे, बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। पहला शासक इनका कौन है, वो पहला शासक है डेमीट्रियस। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूं, तो ध्यान से समझना इसको। ये सब बातें हमको पता कहां से चलती है, हमारा सोर्स क्या है। तो जैसे मैंने बोला सेल्यूकस है, तो सेल्यूकस कहां है, यहां ये जो क्षेत्र है ये बैक्ट्रिया क्षेत्र है। क्या है ये, बैक्ट्रिया क्षेत्र है, बैक्ट्रिया क्षेत्र, ठीक है। तो बैक्ट्रिया क्षेत्र पर समझना मेरी बात को, जब सेल्यूकस सेल्यूकस कमजोर हो गया और इधर मगध का साम्राज्य भी कमजोर हो गया था, तो एक व्यक्ति था यहां डायोडोट्स। क्या नाम है व्यक्ति का, डायोडोट्स। लिख लेना इस बात को कहीं किनारे पर। डायोडोट्स ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर, सेल्यूकस के कमजोर होने पर, कमजोर होने पर एक स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा कर दी थी। एक स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा बैक्ट्रिया क्षेत्र में कर दी थी कि अब सेल्यूकस राजा नहीं है, अब राजा मैं हूं। क्षेत्र में
कर दी थी। तो सेल्यूकस के बाद में ये जो क्षेत्र है आपका यूनानी वाला क्षेत्र है बैक्ट्रियन, तो इस बैक्ट्रियन पर किसने अपनी सत्ता स्थापित की थी? डायोडोट्स। और डायोडोट्स के बाद में इसी क्रम में हम शासक को पढ़ रहे हैं डेमीट्रियस। क्या डायोडोट्स ने भारत पर आक्रमण किया था? नहीं जी, डायोडोट्स ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। उसके एक वंशज का नाम है डेमीट्रियस। क्या नाम है? डेमीट्रियस, जो भारत में आया, इसलिए हिंद यवनों का पहला शासक, यवन मतलब जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो उनका पहला शासक कौन है? वो डेमीट्रियस है। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है। कहाँ का शासक था ये? बैक्ट्रिया का शासक था। इसीलिए इसको क्रेडिट किया जाता है दूसरा यूनानी आक्रमणकर्ता भारत में कौन था? दूसरा यूनानी आक्रमण किया था। पहला तो सिकंदर हो गया, है ना? सबसे पहले तो यूनानियों में कौन हुआ? सिकंदर हुआ। और दूसरा कौन हुआ? दूसरा डेमीट्रियस है, क्योंकि ये भी यूनानी, यूनान से ही संबंध रखते थे, ये भी यूनानी शासक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दूसरा यूनानी आक्रमण किसने किया भारत पर? वो डेमीट्रियस। पहला पूछे तो सिकंदर आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां बात आती है कि इन लोगों की दो शाखाएं थी। ये जो आपका हिंद यवन शासक हैं, लिख लेना, इनकी दो शाखाएं थी। इनकी दो शाखाएं थी। दो शाखाएं कौन कौन सी हैं इनकी? एक शाखा तो आपकी है डेमीट्रियस शाखा चलेगी, जो ये डेमीट्रियस के वंशज या इस डेमीट्रियस शाखा के लोग भारत पर शासन करेंगे, डेमीट्रियस शाखा। और दूसरी एक शाखा चलेगी इनकी यूक्रेटाइड शाखा। कौन है? यूक्रेटाइड शाखा। क्या मतलब है इन दो शाखा के? तो देखो, समझना ध्यान से। मैंने बताया डेमीट्रियस तो भारत पर आ गया। ये जो भारत है आपका, यहां था डेमीट्रियस। डेमीट्रियस तो चल दिया भारत की तरफ। तो ये दरअसल में ये क्षेत्र अब क्या हो गया? ये जो भारत से बाहर वाला क्षेत्र है आपका अफगानिस्तान में, बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र खाली हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भाई यहां डेमीट्रियस था, डेमीट्रियस तो आ गया भारत पर, यहां आ गया है आपका डेमी यहां आ गया। तो अब जब ये गद्दी खाली हो गई, ये गद्दी खाली हो गई, तो इस गद्दी पर अपने आप को शासक किसने घोषित कर दिया था? वो व्यक्ति है यूक्रेटाइड्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसको यहां से आने के बाद, जैसे भारत में बाबर आया, बाबर भारत में आया अफगानिस्तान से, फरगना से आया था। समझना, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बाबर अफगानिस्तान से आया भारत में, ठीक है? बाबर कभी ये सोच करके भारत नहीं आया था कि मुझे भारत में ही रहना है। और जिन लोगों ने बाबर को बुलाया, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि बाबर को यहीं रखेंगे। उन्हें तो यह था कि आगरा और दिल्ली जीत करके बाबर हमें दे जाएगा और बाबर वापस चला जाएगा। बाबर भी यही चाहता था कि मैं भारत में युद्ध कर करके आगरा और दिल्ली को जीत करके स्पेशल नौते पर जीत करके वापस दे जाऊंगा। लेकिन दरअसल में क्या हुआ कि इस फरगना को, जब बाबर को पता चला कि फरगना ही तेरे हाथ से चला गया है, तो वापस किसके लिए जाए? समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है कि आप एक जगह छोड़ करके जाते हैं दूसरी जगह, तो पहली जगह आपके अधिकार में ही रहेगी, दूसरी जगह पर अधिकार कोई और कर लेता है। बाबर का बाबर में समझेंगे, तो इस पर किसने अधिकार कर लिया था, क्या समझेंगे? यूक्रेटाइड्स ने। तो दो शाखाएं क्यों हैं, समझ गए होंगे आप लोग। दो शाखाएं क्यों हैं? तो एक शाखा तो भैया हम पढ़ेंगे। कितनी शाखाएं हैं हिंद यवनों की? दो। एक तो डेमीट्रियस शासक की जो शाखा है, जो भारत में आ गए, और दूसरी है आपकी यूक्रेटाइड्स, जिन्होंने बैक्ट्रिया पर कंट्रोल कर लिया था। तो डेमीट्रियस शाखा में जो लोग आते हैं उनके नाम है कुछ शासक हैं डेमीट्रियस में। एक तो है अपोलोडोट्स। तो आपसे पूछेगा, पहली बात तो ये प्रश्न पूछा गया है आयोग द्वारा ही, अपोलोडोट्स का संबंध हिंद यवनों की किस शाखा से था? तो डेमीट्रियस शाखा से था। ठीक है, नंबर एक शासक। दूसरा शासक इसमें हम पढ़ेंगे, और दूसरे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तीसरा, मिनांडर। क्या पढ़ोगे? मिनांडर, मिलिंद जिसको कहा जाएगा। तो मिनांडर का संबंध किससे? डेमीट्रियस शाखा से इसका संबंध है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा शासक है इनका अगाथोक्लीज। ये तीन शासक आपको पढ़ने हैं जो डेमीट्रियस शाखा से हैं। क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं? अपोलोडोट्स का तो सिर्फ नाम पूछा जाता है, और ये डेमीट्रियस का भाई है। डेमीट्रियस जो भारत पर आक्रमण करता है, उसका भाई कौन है? अपोलोडोट्स।
अगाथोक्लीज को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने सिक्के जारी किए थे कृष्ण और बलराम जी के। भाई है ना कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम के सिक्के। कृष्ण और बलराम के सिक्के किस हिंदी यवन शासक द्वारा जारी किए गए? तो वो शासक है आपका अगाथोक्लीज। क्या बोलेंगे? अगाथोक्लीज शासक था, है ना। तीसरा शासक है आपका मिनांडर। मिनांडर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? तो मिनांडर के ब्रैकेट में आपको एक चीज लिखनी होगी, इसको मिलिंद कहा गया है। मिलिंद क्यों जी? मिलिंद क्यों? तो मिलिंद जो इसको नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है इसको बौद्ध साहित्य में। ठीक है, तो जब ये भारत पर शासन कर रहा था, और कोई छोटा मोटा शासक नहीं है, कहते हैं सिकंदर से ज्यादा भूभाग पर, भाई सिकंदर ने भी भारत का एक हिस्सा जीता था, लेकिन सिकंदर से ज्यादा भी अगर कोई पूछे किस यूरोपीय ने भारत के सबसे ज्यादा हिस्से पर विजय प्राप्त की थी या भारत के सबसे ज्यादा हिस्से को जीता था, वो शासक है मिनांडर। पहली उपलब्धि इसकी, पहली उपलब्धि क्या है? सिकंदर से ज्यादा भूभाग जीता। सिकंदर से ज्यादा, हाथ भाई कांप रहे हैं ठंड में, ऐसा समझो हाथ जाम, लिखा भी नहीं जा रहा इससे। ठीक है, सिकंदर से ज्यादा भूभाग यानी जो लैंड एरिया है वो जीता। सिकंदर से ज्यादा भूभाग जीता, पहली उपलब्धि। दूसरी, बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की। इसको एक बौद्ध भिक्षु टकरा जाता है और उससे ये अपने प्रश्न पूछता है, जो भी प्रश्न है, और वो बौद्ध भिक्षु इसके प्रश्नों का जवाब देता रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो बात हुई है, दोनों के बीच में जो बात हुई है, पूछा जाता है किससे बात हुई इसकी? बौद्ध भिक्षु नागसेन से बात हुई। नागसेन से वार्ता, वार्ता मतलब बातचीत, वार्ता की, कन्वर्सेशन हुआ दोनों के बीच में। एक इसके क्वेश्चंस थे जिसमें नागसेन ने उसके सारे आंसर दिए। तो वो बौद्ध भिक्षु कौन था? वो था नागसेन। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे नागसेन से वार्ता की, और ये वार्ता बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में लिखी हुई है। किसमें? क्या बोलेंगे? मिलिंद पन्हों में। देखो, जब कभी भी किताब का नाम आता है, तो मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया हिंदी की में कि उसको हमेशा आप उद्धरण चिन्ह में बंद करोगे, है ना। ये वार्ता बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में लिखी है, लिखी है। क्या बोलेंगे? मिलिंद पन्हों में लिखी है। अब एक प्रश्न पूछा गया है, एसएससी द्वारा पूछा गया एक प्रश्न है, मिलिंद पन्हों का क्या अर्थ है? बात समझ रहे हैं? मिलिंद पन्हों एक पुस्तक का नाम है बौद्ध धर्म की, और इस मिलिंद पन्हों का हिंदी में अर्थ क्या है? ये तो पाली भाषा में नाम है मिलिंद पन्हों, तो इसका हिंदी अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। आपसे कोई पूछे मिलिंद पन्हों का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद कौन है? ये मिनांडर है। तो बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद कहा गया है, और मिलिंद ने नागसेन से जो भी प्रश्न पूछे उनको कहा गया है मिलिंद पन्हों, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, अब बात आती है मिनांडर की उपाधि कौन कौन सी है। मिनांडर की उपाधि, मिनांडर को किस किस नाम से जाना जाता है, अन्य कौन कौन सी इसकी उपाधियां हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमीकस किस शासक को कहा गया है? हमीकस किसका उपनाम है? ये मिनांडर का उपनाम है। सोटर किसका उपनाम है? ये मिनांडर का उपनाम है। बोलेंगे हमीकस और सोटर किस शासक के नाम है? तो एक हिंद यवन शासक है जो डेमीट्रियस शाखा का है, उसका नाम है मिनांडर। ठीक है, और सिकंदर से ज्यादा क्षेत्र पर इसने आपका भूभाग को जीत लिया। और दूसरी बात है सोने के सिक्के, सोने के सिक्के चलवाए। मोस्ट इंपोर्टेंट चुनेंगे इसको, सोने के सिक्के चलवाए। तो कई बार बच्चे प्रश्न आएगा सोने के सिक्के किसने चलवाए? राजा का नाम नहीं देगा। राजा का नाम नहीं देगा तो फिर आपको चुनना होगा वंश के हिसाब से हिंद यवनों ने चलवाए, क्योंकि ये एक हिंद यवन शासक है। पहली बात कि क्या लिखोगे तब आप? हिंद यवनों ने चलवाए। लेकिन व्यक्ति का नाम दे दे तो व्यक्ति के नाम पर आपको लिखना होगा कि वो सिक्के किसने चलवाए, वो मिनांडर ने चलवाए। ऐसे ही सिक्के भारत में आगे आपका कुषाण वंश में विम कुडफिसेस एक शासक आएगा, विम कुडफिसेस भी चलाएगा, जो कि कनिष्क का पिता होगा, है ना। तो आगे आगे ऐसे ही हम सीखते रहेंगे और बात करते रहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलेंगे एक बार मिनांडर। तो ये लोग कौन है? ये यूनानी लोग हैं। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड सर जी, आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत भाई हमेशा से ठीक है, तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी तबीयत जब हल्की सी खराब थी, आपकी कोरोना वोरोना से तब बच गए भैया, कोरोना ने चपेट में नहीं लिए हैं, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। सुरभि सिंह कह रही हैं गुड्डू भैया ये जरूरी है लड़के लाइव हैं, लड़कियां भी तो हो सकते हैं। गुड़िया मत करो बात, बात मत करो, ब्लॉक हो जाओगे। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य भी पढ़ाएंगे बच्चे, हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले। जब पूरे पूरे देश में क्या होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला हो जाएगा, लोग अपना घर छोड़ छोड़ करके लड़के भिक्षुक और लड़कियां भिक्षुणी बनने लग जाएंगे, तब केरल से एक एक छोटा सा बच्चा चलेगा धर्म की स्थापना करने के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य बात करेंगे जो हिंदू धर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चलो यहां तक आएगी, आगे आएंगे, कोई दिक्कत? तो अब यहां से आपको एक बात समझनी चाहिए, तो ये बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुआ था, तो आपसे अगर कभी पूछा जाए प्रश्न कि वह हिंदी यवनों का वह कौन सा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म में रुचि किसने दिखाई थी? वो मिनांडर ने दिखाई थी। किसने? मिनांडर ने दिखाई थी। कोई दिक्कत? थम्स अप करेंगे इतनी बात पर। आप लोग समझ चुके हैं डेमिट्रियस शाखा। क्या समझा रहा था मैं आपको? डेमिट्रियस शाखा समझा रहा था, ठीक है, जो भारत पर शासन कर रहे थे। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी इन्होंने बनाया था साकल को। किसको बनाया था? राजधानी इन्होंने साकल को बनाया, साकल। और ये शाकल, जिसको हम सियालकोट के नाम से जाना जाता है आजकल, तो सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है। और तक्षशिला वाला जो क्षेत्र है ना, जो तक्षशिला मैं आपको बता रहा था, तक्षशिला, तक्षशिला महाजनपद में हमने बताया था गांधार की राजधानी तक्षशिला, तो तक्षशिला में स्थिति थी इसकी। तो लिख ले इस बात को भी, साकल सियालकोट तक्षशिला, तक्षशिला। चलो ये इनकी राजधानी हो गई। दूसरी शाखा जो है यूक्रेटाइड शाखा। कौन सी शाखा बताई थी मैंने? यूक्रेटाइड शाखा। इसने कभी भारत पर कोई राज नहीं किया, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यूक्रेटाइड शाखा। लेकिन यूक्रेटाइड शाखा के एक दो राजा हैं, तो आपको देखना होगा, ठीक है? यूक्रेटाइड शाखा में व्यक्ति का नाम क्या है? यूक्रेटाइड। क्या बोलोगे? यूक्रेटाइड शाखा, ठीक है? और इसी में एक शासक हुआ है हेलियोक्लीज। आपसे ये पूछ सकता है, आपसे भैया ये पूछ सकता है, हेलियोक्लीज का संबंध, हेलियोक्लीज का संबंध हिंद यवनों की किस शाखा से था? हेलियोक्लीज, हेलियोक्लीज का जो उत्तराधिकारी हुआ, हेलियोक्लीज का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम है एंटियालकीड्स। ये नाम आपको याद रखना है, बड़े अजीब नाम लग रहे होंगे आपको। एंटियालकीड्स, एंटियालकीड्स। कोई दिक्कत? तो यूक्रेटाइड शाखा है जो बैक्ट्रिया पे शासन कर रही थी। कहां शासन कर रही थी? बैक्ट्रिया पे। हेलियोक्लीज इसी का शासक था। इसी पर एक शासक हुआ एंटियालकीड्स। और ये एंटियालकीड्स जो है, इसको क्यों जाना जाता है? एंटियालकीड्स को जाना जाता है क्योंकि इसने भारत में एक मैसेंजर, दूत कहते हैं ना, दूत भेजा था। लिख लेना, इसने सुंग वंश के शासक, सुंग वंश के शासक, सुंग वंश के एक शासक थे भागवत, सुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में, भागवत के दरबार में, भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? हेलियोडोरस को भेजा था। किसने भेजा था? एंटियालकीड्स ने भेजा था। और एंटियालकीड्स का संबंध है यूक्रेटाइड शाखा से, ठीक है? किसके दरबार में आया था? सुंग वंश के एक शासक भागवत के दरबार में आया था। कोई दिक्कत भैया? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो दो शाखाएं हुई मैंने बताया, एक तो बैक्ट्रिया में शासन कर रही थी, एक थे जो भारत में एंटर कर चुके थे, वो थी डेमिट्रियस शाखा, ठीक है? वो थी आपकी डेमिट्रियस शाखा। कोई दिक्कत है इतनी बात में? सर पीडीएफ में बहुत गलत होता है। नहीं, पीडीएफ बच्चे मैं देखता हूं, पीडीएफ में तो कोई गलती नहीं होती है। कोई दिक्कत है? यहां तक की बात को हम जब खत्म कर रहे हैं, तो इसके बाद में जो इनका अंतिम शासक हुआ, अंतिम शासक हुआ, अंतिम शासक है इनका भैया, नोट करना एक बार, अंतिम शासक का नाम है हर्मियस, ठीक है? अंतिम शासक था हर्मियस। और इस हर्मियस को कौन हराएगा? इस हर्मियस को हराएगा आपका कुजुल कुडफिसेस।
जो कुषाण वंश की स्थापना करेगा। यही छोटा सा एक पॉइंट बनाकर लिख लेना, हर्मियस। इसे कुजुल कुडफिसेस ने हराया था। कुजुल कुडफिसेस लिखें या कडफिसेस लिखें, एक ही बात है। कुजुल कुडफिसेस ने हराया था। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब आगे आते हैं। मैंने बोला अब मुझे फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। पहले हिंद यवन आए, हिंद यवनों के बाद में भारत पर कौन आया? आंसर करेंगे। हिंद यवनों के बाद में संकी मोहित कह रहे हैं नवीन भैया क्या आप डांस भी सिखाएंगे? अरे पहले मैं खुद तो सीख लूं, जब मुझे पा जाएगा फिर मैं आप सब लोग सिखाऊंगा, है ना। चलो कोई दिक्कत, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगली बात पर आते हैं। इसके बाद में हिंद यवनों का जो प्रभाव हुआ, हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव, हिंद यवन आक्रमण पर भारत पर जो हुआ, इसके इफेक्ट क्या क्या पड़े भारत पर? प्रभाव नंबर 1, पहला प्रभाव है मुद्राओं पर लिपि। भाई मुद्राएं, इन लोगों ने सोने के सिक्के जारी किए और मुद्राओं पर इन्होंने, मुद्राओं पर लिपि, मुद्राओं पर लिपियों का प्रयोग किया गया। आप कहेंगे जी लिपि कौन सी थी? तो उस समय भैया खरोष्टी और प्राकृत लिपि ही चलती थी। ठीक है, खरोष्टी और प्राकृत लिपि। देखो जब तक जूनागढ़ अभिलेख नहीं लिखा गया, जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत का पहली बार प्रयोग हुआ, उससे पहले अभिलेखों में मैक्सिमम प्राकृत होती थी। आपकी कौन सी? प्राकृत का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, तो मुद्राओं पर लिपि हो गई। कैलेंडर में सप्ताह के दिन, सप्ताह का प्रयोग, कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग, जो आप करते हो ना वीक्स, सप्ताह का प्रयोग, ये किसने दिया हमको? ये जो हिंद यवन आए थे इन्हीं से हमने सीखा, क्योंकि ये लोग ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखते थे। यहीं से हमने 12 राशियों का अध्ययन किया। 12 राशि होती है, हर किसी के व्यक्ति की एक राशि होती है, 12 राशियां। जैसे कि 12 राशियों में नाम आता मिथुन, आपकी कर्क राशि आती है मिथुन, वो जानते हो ना, ये मिथुन राशि, कर्क राशि, सुनिए भैया, नहीं, मिथुन राशि, कर्क राशि, जैमिनी, कैंसर, तो ये राशियां होती हैं। क्या होती हैं? 12 राशियों की संख्या कितनी है? 12 होती है। 12 राशियों के बारे में हिंद यवनों से हमने सीखा है। चौथा था पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, और यूनानी भाषा में पर्दा को बोलते हैं यवनिका। क्या बोलते हैं? यवनिका। जैसे संस्कृत में बोलते हैं ना, संस्कृत में, तो संस्कृत में जो यव शब्द है, यव जौ को बोलते हैं, वो यव शब्द जौ का जो यो, जब यव जो है, यव वो तत्सम का है, यानी संस्कृत का है, तद्भव में हम उसको जौ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका यव शब्द है दरअसल में संस्कृत में कहाँ से आया था? संस्कृत में ये आया था आपका यूनानी भाषा से, है ना। तो यव, यव जो शब्द है वो यूनान शब्द को दर्शाता है। पर्दा प्रथा कहाँ से आई? ये आपकी क्या बोलोगे? यवन आक्रमण से भारत में शुरू हुई। कई बार देखो पर्दा प्रथा आ चुकी है, लेकिन पर्दा प्रथा पूरी तरह से पूरे देश में अप्लाई नहीं हो गई एकदम से। पर्दा प्रथा पूरी तरह से क्रूर शासक औरंगजेब जैसे शासक जब लड़कियों को उठाने का काम करने लग जाएंगे, जब वो अत्याचार करने लग जाएंगे, सुंदर लड़कियां जब उठाई जाने लगेंगी, तब पर्दा प्रथा पूरी तरह से एकदम से प्रचलित हो जाएगी। जब लोगों की गंदी निगाहें हो जाएंगी तब पर्दा प्रथा एकदम से प्रचलित हो जाएगी। ठीक है, वो आगे हम पढ़ते रहेंगे इतिहास में कब होगा। तो अब आप लोगों ने बताया शक आए, इनके बाद में कौन आए? हिंद यवनों के बाद में फिर आते हैं आपके शक शासक। कौन आए? शक आए। और शकों की अगर हम बात करते हैं, शकों को जैसे मैंने बोला उनको बैक्ट्रियन हम कहते हैं, शकों को हम बोलते हैं सीथियन। सीथियन क्या कहते हैं इनको? शकों को सीथियन भी कहा जाता है, ये बात याद रख लेना आपको। ठीक है, कहाँ से आए थे ये? मिड एशिया, मध्य एशिया से आए थे, लिख लेना, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया से आए। आज मैं आपको मध्य एशिया की बात बताता हूँ, कुछ ध्यान से समझना। क्या ऐसे सरकमस्टांसेस थे, क्या कारण थे कि मध्य एशिया से ये लोग भारत में आते थे? समझना। देखो ये है हमारा अपना देश भारत। भारत में अगर हम ऊपर के हिस्से की बात करें, लद्दाख वाले क्षेत्र की बात मैं आपसे करता हूं भैया, तो यहां ध्यान से आपको एक बात समझनी होगी। इधर ये कौन है? ये है आपका इधर चीन। ठीक है, यहाँ चीन है सारा, ये सब चीन है। तो चीन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये सब चीन है आपका इधर। इधर आपका अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है भारत का थोड़ा सा, है ना। ये तो पढ़ा होगा ना आपने ज्योग्राफी में, कितना लगता है? 106 किलोमीटर। तो ये अफगानिस्तान से यहाँ बॉर्डर लगता है।
यहां जो ये क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं मिड एशिया यानी मध्य एशिया, चीन से ऊपर वाला क्षेत्र। तो ये चीन में क्यों नहीं जाते थे लोग, ये भारत में ही क्यों आते थे? चीन में जाना चाहिए था इनको, चीन इनके पास था। दरअसल में यहाँ चीन की दीवार जब बन गई, चीन की दीवार जब बनने लगी, तो चीन की दीवार ने तो चीन को सुरक्षित कर लिया। तो ये लोग कहाँ आते थे, यहाँ। बैक्टीरिया इनके कंट्रोल होता था सीधे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बाद सीधा निशाना होता था भारत। सीधा निशाना कहाँ था आपका, फिर ये लोग भारत में आने लग जाते थे। ठीक है, तो ये रीजन थे मध्य एशिया से चीन में न जाकर के भारत में आने के। और ये सारी जातियां खाना बदोश जातियां थी। खाना बदोश मतलब जिनके पास पशु होते थे, ठीक है, जो कबीले थे, इनको अपने जीवन यापन के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था। तो यही धीरे धीरे फिर शक्तिशाली होते गए, इन्होंने अपना दलों का निर्माण किया और इन्होंने क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो आगे क्या बोलेंगे। शक, शक सीथियन है, कहां से आए? ये आए थे, आप कहेंगे भैया जी मध्य मध्य एशिया से ये लोग आए। और इनका जो पहला शासक है, पहला शासक कौन है? पहला शासक, पहले शासक से मतलब होता है भैया संस्थापक। संस्थापक शक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोगा। क्या बोलेंगे? मोगा। अगली बात, शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। शकों की भारत में कुल कितनी शाखाएं थी? जैसे मैंने बताया हिंद यवनों की 2 शाखा थी, ऐसे ही शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। क्या बोलेंगे? भारत में 5 शाखाएं थी। और 5 शाखाएं कौन कौन सी थी, देखेंगे ध्यान से। 5 शाखाएं कौन कौन सी थी आपकी? एक तो भैया अफगानिस्तान से शुरू होगी। 5 शाखाओं के नाम आते हैं, तो लिखेंगे ए बी। 5 शाखाएं कौन सी थी? एक तो है इनकी अफगानिस्तान शाखा, जो बैक्टीरिया में आकर के बैक्टीरिया पर राज करने लग गई। ठीक है, बैक्टीरिया को जिसने अपने कंट्रोल में ले लिया, अफगानिस्तान शाखा। दूसरी थी जो पंजाब क्षेत्र में आ गए, पंजाब शाखा हो गई। क्या हो गई? पंजाब शाखा। तीसरे थे आपके मालवा, मालवा मतलब एमपी वाले क्षेत्र को आप समझ सकते हैं, जो इस मालवा में कंट्रोल कर रहे थे। यानी कि मैं अगर आपको मैप के माध्यम से बताऊं, तो मैप के माध्यम से अगर आप लोग देखें, तो मैंने बोला जो अफगानिस्तान वाले में है, तो यहां थी आपकी अफगानिस्तान शाखा। ये पंजाब, भारत और पाकिस्तान वाला पंजाब, इसमें पंजाब शाखा थी। फिर आगे बात करते हैं मालवा वाले क्षेत्र में आपकी मालवा शाखा। इसके बाद चौथे थे आपके उत्तरी छत्रप। क्या बोलेंगे इनको? उत्तरी छत्रप। छत्रप क्या होता है जी? तो ये जो शक शासक थे ना, ये खुद को छत्रप कहते थे। तो एक थे उत्तरी छत्रप, और ये उत्तरी छत्रप कहां से थे, देखेंगे। उत्तरी छत्रप थे तक्षशिला से मथुरा। तक्षशिला से मथुरा तक फैली हुई थी उत्तरी छत्रप शाखा। तक्षशिला से यानी कि यहां आपका तक्षशिला से लेकर के ये मथुरा वाला क्षेत्र था, ये किसके अधीन था? ये था आपका भैया उत्तरी छत्रपों के अधीन। फिर थी एक पश्चिमी शाखा। क्या बोलेंगे? पश्चिमी छत्रप। एक थे आपके पश्चिमी छत्रप। और पश्चिमी छत्रपों का कंट्रोल कहाँ था? ये था आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक से लेकर के और आपका इधर उज्जैन तक। क्या बोलेंगे? नासिक, महाराष्ट्र से लेकर के नासिक से उज्जैन तक। तो आप समझ रहे हैं अच्छा खासा इनका साम्राज्य फैला हुआ था भारत में, जो शकों ने जीत लिया था। शक किसके बाद आए थे? ये हिंद यवनों के बाद भारत पर आए। तो इनकी कितनी शाखाएं थी? ये 5 शाखाएं हैं। क्या बोलेंगे? 5 शाखाएं हैं। अफगानिस्तान शाखा, पंजाब शाखा, मालवा शाखा, उत्तरी छत्रप शाखा। उत्तरी छत्रप शाखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तक्षशिला से मथुरा तक। पश्चिमी छत्रप शाखा का विस्तार कहाँ से था? नासिक, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश के उज्जैन तक इनका क्या था? विस्तार क्षेत्र था। ये बात आपको भैया हमेशा पता रखनी है। ठीक है, अब बात आएगी कि शासक कौन से महत्वपूर्ण हुए हैं। शकों में सबसे प्रतापी शासक हुआ रुद्रदामन। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, रुद्रदामन ने किसको हराया था? फटाफट से आंसर करेंगे और मेमोराइज करेंगे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि रुद्रदामन ने किसको हराया था, और उससे अपनी बेटी की शादी भी की थी, मतलब उसके पुत्र से। चलो बताएंगे सभी लोग। तो अब बात आती है पश्चिमी क्षत्रप शाखा, लिखना। रुद्रदामन का संबंध, रुद्रदामन का संबंध पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है।
पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे। यार ऐसा क्यों करते हो हैं? सर इतना पढ़ना जरूरी है क्या? बच्चा इन सभी से प्रश्न आता है, वादा करता हूँ इन सभी से प्रश्न आता है। अब बस पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, उंगलियों पर प्रश्न रहेंगे, आएगा प्रश्न उंगलियों पर बना दोगे। ऐसा नहीं होता है बच्चे कि आप कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ लो कि यहाँ से प्रश्न आएगा। वो किसी के हाथ में नहीं होता कि लिमिटेड प्रश्न आपको दे सके, और उस समय आप अच्छे छात्र भी नहीं रहेंगे अगर आप लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं। सेलेक्टेड बिल्कुल छांट के एकदम से आप कुछ चीज़ें कुछ पेज पढ़ना चाहते हो तो उनसे बात नहीं बनती है ना, फिर आप नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में आ जाते हैं। चलो भाई, तो रुद्रदामन का संबंध किससे है? वो पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है। ये बात आप लोगों को कभी भी भूलनी नहीं है, याद रखना। रुद्रदामन शकों का सबसे प्रतापी शासक हुआ, इसीलिए रुद्रदामन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और रुद्रदामन से संबंध किसका है? वो है जूनागढ़ अभिलेख का। रुद्रदामन से लिखना, जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया था इसने जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया, ये बात लिखना। चलो भाई, जब इसने जूनागढ़ अभिलेख जारी करा दिया तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, एकदम शुद्ध संस्कृत में, विशुद्ध संस्कृत में लिखा। तो जूनागढ़ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? तो इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इससे पहले के जितने भी अभिलेख थे वो सभी प्राकृत भाषा में है। इसलिए यहां से प्रश्न पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया। जूनागढ़ अभिलेख में दरअसल में है क्या क्या, ठीक है, यहीं से जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें पता चलता है, लिखना। इसी से सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। तो पूछता है सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख में है? झील के बारे में पता चलता है। कोई पूछे सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ है ये? सुदर्शन झील है आपकी भैया गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। निर्माण में आपको लिखवा चुका, इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? निर्माण बताएंगे फटाफट से, आपके दिमाग में आना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त ने, क्या नाम था? पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त ने निर्माण कराया था किसका? आपका सुदर्शन झील का। और सुदर्शन झील साथ में यहां से अगर पूछे निर्माण, लेकिन इस सुदर्शन झील से जो नहरें निकलवाई थी, झील से जो नहरें निकलवाई थी, नहरें निकलवाई तुसाप्स ने। किसने? तुसाप्स ने लिखवाई थी। और ये तुसाप्स कौन है? ये अशोक का राज्यपाल था, सम्राट अशोक का राज्यपाल था। ठीक है भैया, सम्राट अशोक का राज्यपाल था। लेकिन देखो कोई भी झील है, झील थी दरअसल में, तो झील को बनाया गया, इसको इस पर बांध का भी निर्माण किया गया। तो दरअसल में कुछ समय के बाद क्या हो गया, ये झील के साइड में जब मिट्टी विट्टी डाली गई तो ये झील क्या है, वो मिट्टी फैल गई। तो झील जो है, जो इसकी स्थिति होनी चाहिए, जैसे आपके यहाँ गांव में देखते हो नहरों को एक समय खुदाई की जरूरत पड़ती है, नाली को साफ करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जब झील की स्थिति बेकार हो गई, इस झील का जो जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार का मतलब होता है मरम्मत, ठीक है, उसमें जो भी जरूरत थी खुदाई वगैरह की वो सारी किसने करवाई? देखना, निर्माण बता दिया मैंने आपको, नहरें निकलवाई और इसका जीर्णोद्धार, यही क्वेश्चन में यही भाषा पूछी जाती है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन ने। ये सभी उस पर लिखा हुआ है, किस पर? आपका जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ जीर्णोद्धार। लेकिन एक बार, जीर्ण का मतलब होता है भैया बेकार हालत, जैसे आपका शरीर है बुढ़ापे में जीर्ण हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। उद्धार मतलब उसको फिर से रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, पुनः जीर्णोद्धार आएगा। एक बार तो ये जीर्णोद्धार करा देंगे, लेकिन फिर से बेकार हो जाएगी कुछ समय के बाद में, तो पुनः जीर्णोद्धार, अगेन रिवाइव उसको किसने किया? तो पुनः जीर्णोद्धार। देखेंगे ध्यान से, जैसे उसमें पबजी में नहीं होता था रिवाइव दे देते हैं, मरने जा रहा रिवाइव दे दिया, जाके हाथ लगा दो उसके। पबजी कौन खेलते हो ना, पबजी खेला होगा तुमने यार, ऐसा तो बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं खेला होगा। सॉरी, ये गलत लिख दिया था शब्द मैंने। जीर्णोद्धार ये करवाएगा स्कंदगुप्त। कौन करवाएगा? स्कंदगुप्त करवाएगा। तो ये सुदर्शन झील के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। निर्माण,
नहरें किसने निकलवाई सुदर्शन झील से? जीर्णोद्धार, जब उसकी हालत खराब हो गई तो मरम्मत पहली बार रुद्रदामन ने। पुनः शब्द लग करके आ जाए, इसका मतलब दोबारा जीर्णोद्धार किसने करवाया? तब आपका स्कंदगुप्त ने करवाया। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो भैया इसने जो ये जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन ने, यहां से क्वेश्चन पूछता है, तो यहां कौन था? यहां याद रख लेना, तो रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार करवाया है, ये सुविशाख के डायरेक्शन में काम हुआ, यानी निर्देशन इसके लिए किसने किया? तो सुविशाख के निर्देशन में ये काम हुआ। सुविशाख के निर्देशन में काम हुआ। इसके निर्देशन में हुआ था, सुविशाख के निर्देशन में ये काम हुआ था। ये सुविशाख कौन है? ये इसका मंत्री था। किसका मंत्री था? रुद्रदामन का मंत्री था। ठीक है, तो ये बात आपको भैया कभी भी नहीं भूलनी है, ये बात हमेशा याद रखना। ये रुद्रदामन के बारे में जरूरी बातें हैं। और आपने बताया इस पर जो जूनागढ़ अभिलेख पे इस पर क्या पता चलता है, तो किसको हराया था इन्होंने? क्या बोलेंगे? आपने नाम नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं खेला सर कभी भी पबजी। बहुत बढ़िया। रियासत, बहुत बच्चे इनका आपको इस चीज पूछने की जरूरत ही नहीं है जहां से, क्योंकि इनके बारे में मैंने बोला था ना, एक अंधकार युग है, तो इनके बारे में भ्रांतियां हैं, हर जगह अलग अलग है, इसीलिए एग्जामिनर वहां से प्रश्न भी कभी नहीं पूछता है, वो डिसाइड ही नहीं है ना। इनके बारे में सिर्फ बहुत सारे ग्रंथों से अलग अलग तारीखें मिलती हैं, जो निश्चित बात होगी वो सारी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। पूर्ण जीर्णोद्धार करवाए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बात को? शासक कौन कौन से हैं लिखना, जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इनके नाम लिखे हुए हैं के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि इनके बाद में कौन आते हैं? फिर शकों के बाद में आए आपके पहलव। नंबर 3 पर इनके बाद में कौन आए? पहलव आए। तो पहलवों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सिर्फ संस्थापक आपको याद करने हैं। और इनके संस्थापक कौन है? वो है मिथ्रेडेट्स, क्योंकि भारत के इतिहास में इनका ना तो कोई योगदान है, ना किसी भी तरह का प्रश्न आता है आपसे। तो आपसे पूछा जाता है पहलवों, पहलवों के संस्थापक कौन थे? इनको बोलेंगे हम मिथ्रेडेट्स थे। कौन थे? मिथ्रेडेट्स थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम पार्थियन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थियन। तो बस ये बात याद रखना, पार्थियन किसके बाद में आए? शकों के बाद में आए, लेकिन कुषाणों से पहले आए हैं। किससे पहले आए? कुषाणों से पहले आए हैं। कहां से आए थे? तो ईरान से आए थे। कहां से? ईरान से आए थे। कहां से आए थे? ईरान से आए थे। और चौथे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके कौन से? कुषाण। जहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो हम आज की क्लास कर रहे हैं, इसमें अगर वंशों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है आपका कुषाण वंश। ठीक है, कहां से प्रश्न पूछेगा? ये दिव्यांश पांडे अपनी इंस्टा आईडी दे रहे हैं, इनको पकड़ लो, इनको ब्लॉक करो। हाँ, दिव्यांश पांडे, इनको ब्लॉक करो, और जब अनब्लॉक तब करना जब मेरी बात हो जाए। कोर्स डिसेबल कर देना इनका, है ना, डालो परमिशन। और भी कोई है ऐसा? बेटा पढ़ाई का टाइम है, मेहनत कर लो। इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर लेना बाद में, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप यहाँ बीच में इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहे हो, इसका मतलब आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और जब पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो फिर आपको फ्री कर देते हैं, है ना। चलो, मुझे बता देना, है ना, मुझसे बात कर लेना। और पढ़ाई में बिल्कुल इच्छा नहीं है तब मुझे बताना, मैं आपके पैसे वापस लौटाता हूँ आज ही। और घर अपने बात करा देना किसी से, मेरी बात जरूर करूँगा घर किसी से, है ना, मम्मी या पापा से। और बात करके तभी कोर्स इनेबल होगा ये, जब बात हो जाएगी मुझसे। चलो, कुषाण वंश की बात करते हैं। कुषाण किसके बाद में आए? वो आए आपका, किसके बाद में आते हैं आपके? सबसे पहले हिंदी यवन आए आपके, फिर शक आए, फिर पहलव आए, और उसके बाद में आते हैं कुषाण। ठीक है, तो कुषाणों का जो संस्थापक है मैंने अभी बताया था आपको। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। कुषाणों के संस्थापक हैं कुजुल कुडफिसेस। तो कुजुल कुडफिसेस ने किसको हरा करके स्थापित किया था? बोलेंगे, कुजुल कुडफिसेस ने किसको हरा करके स्थापित किया था?
फटाफट से बोलेंगे। अभी मैंने एक शासक बताया था आपको, हर्मियस, तो ये भी कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। मैंने बता दिया इनका भी कारण क्या था, ये खानाबदोश लोग थे, और मध्य एशिया से आने का कारण, प्रमुख कारण था चीन की दीवार का निर्माण हो जाना। वहां से ये लोग बैक्टीरिया पहुंचते थे, बैक्टीरिया के बाद में ये भारत। ठीक है, तो कुषाण कहाँ से आए हैं आपके, क्या बोलेंगे जी, मध्य एशिया से आए। संस्थापक कौन है? ये हैं आपके कौन, कुजुल कड़फिसेस। अब यहाँ एक बात समझो, मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम बात करते हैं अपने देश, महान देश भारत की, ठीक है, अगर हम भारत की बात करें, आपको एक बात समझनी होगी। इधर चीन हो गया आपका, चीन से ऊपर मैंने बताया ये आपका मध्य एशिया है। ठीक है, तो मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति थी, तो ये कुषाण जो हैं, ये कुषाण जो हैं, इनके बारे में याद रख लेना, ये यूची जाति से संबंध रखते थे। किससे? यूची जनजाति, या जाति आप कह सकते हैं, यूची जनजाति से संबंध रखते थे। तो कुषाण कौन सी जनजाति से संबंध रखते थे? ये यूची जनजाति थी, जो खानाबदोश जाति थी, जो घूमते हुए कहाँ पहुंची थी, आपकी यहाँ बैक्टीरिया क्षेत्र पर पहुंची, और बैक्टीरिया के बाद इन्होंने भारत की तरफ मूव किया। किसकी तरफ मूव किया? तो संस्थापक कुजुल कड़फिसेस हो गए, और कुजुल कड़फिसेस के बाद में जो गद्दी पर आए आपके, कुजुल कड़फिसेस, ध्यान से देखेंगे एक बार, कुजुल कड़फिसेस, बिल्कुल बिल्कुल सैंकी मोहित कथन मैंने बताए थे सबके। चलो, तो कुजुल कड़फिसेस के बाद में जो इसका उत्तराधिकारी हुआ इस गद्दी पर कुषाणों का, तो वो हुआ आपका विम कड़फिसेस। क्या बोलेंगे? विम कड़फिसेस, इंपोर्टेंट शासक है विम कड़फिसेस। ये बात याद रख लेना, किसका उत्तराधिकारी है? ये कुजुल कड़फिसेस का उत्तराधिकारी है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम कहते हैं वास्तविक संस्थापक। कई बार इतिहास में मैं आपको बताऊंगा संस्थापक और ओरिजिनल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक, इसमें क्या अंतर है? वास्तविक संस्थापक से मतलब होता है जो साम्राज्य को नई पहचान दे दे, अधिक साम्राज्य विस्तार करे, अपनी सीमाओं को ज्यादा फैलाए, साम्राज्य को मजबूत करे, उसी को हम बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। तो ऐसा कौन था? ये था आपका विम कड़फिसेस। और विम कड़फिसेस की विशेषता क्या है? सोने के सिक्के चलवाए। क्या चलवाए? सोने के सिक्के चलवाए। अब यहां से बहुत सारे फैक्ट निकल करके आते हैं। सोने के सिक्के चलवाए, वो फैक्ट क्या क्या है देखेंगे ध्यान से। आप कहेंगे जी सोने के सिक्के अभी तो आपने बताया था, किसने चलाए थे? मिनांडर ने। तो याद रख लेना बच्चे, अगर वंश आए तो हिंद यवन लगाना, और अगर ऑप्शन में ये दोनों दे दिए, मिनांडर भी दे दिया और विम कड़फिसेस भी दे दिया, तो सबसे पहले मिनांडर है, यूरोपीय, मिनांडर ने चलाए हैं। यूरोपीय पूछे, यूरोपीय शासक, तो मिनांडर। मिनांडर कौन है? वो एक यूरोपीय शासक था। ठीक है, पूछे ना सोने के सिक्के किसने चलाए थे, और अगर कुछ भी ना पूछे यूरोपीय शासक दे करके, और दोनों के नाम दे दे, मिनांडर भी दे दे और विम भी दे दे, तब भी बच्चे मिनांडर ही आपको चुनना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मिनांडर ऑप्शन में नहीं है तब आपको विम कड़फिसेस पर जाना होगा, क्योंकि विम कड़फिसेस ने सिक्के उसके बाद में चलवाए, है ना, याद रख लेना। यूरोपीय शासक पूछे तो फिर तो मिनांडर, और अगर आपका ये ना पूछे कि यूरोपीय वगैरह दे करके, तब भी क्या बोलेंगे? तब भी मिनांडर ही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? वास्तविक संस्थापक कौन है? ध्यान से देखेंगे, वास्तविक संस्थापक कौन है? सोने के सिक्के चलवाए, वास्तविक संस्थापक। और ये सोने के सिक्के जो हैं, सोने के सिक्के पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें बोलते हैं द्विभाषी मुद्राएं। द्वि मतलब दो, भाषा मतलब लैंग्वेज, द्विभाषी मुद्राएं। तो आपसे अगर पूछा जाए द्विभाषी मुद्राएं भारत में किसने चलवाई, एक ही सिक्के पर दो भाषाएं, द्विभाषी मुद्राएं सबसे पहले किसने चलवाई थी? ड्यूअल लैंग्वेज के जो कॉइन्स थे वो किसने चलवाए? सबसे पहले विम कड़फिसेस ने चलवाए। कौन सी दो भाषाएं भैया इसने लिखवाई थी? तो एक तरफ तो थी यूनानी, द्विभाषी मुद्राओं में कौन सी थी? एक तरफ तो यूनानी, यूनानी लिपि लिखवाई इसने, यूनानी लिपि, और दूसरी तरफ थी इसकी खरोष्टी लिपि में। एक तरफ तो सिक्कों पर थी यूनानी लिपि और एक तरफ थी खरोष्टी लिपि। तो द्विभाषी मुद्राएं किसने चलवाई? वो विम कड़फिसेस ने चलवाई थी, कभी मत भूलना। और सबसे ज्यादा बात इसके बारे में क्या है विम कड़फिसेस के बारे में, कि शैव धर्म का अनुयायी था। कुषाण वंश का वह कौन सा शासक था जो शैव धर्म का अनुयायी था? किसका? शैव धर्म। शैव धर्म कौन सा धर्म होता है भैया जी? देखो, हर धर्म को मानने वाले, विष्णु जी को मानने वाले लोगों को बोलते हैं वैष्णव, ऐसे ही भगवान शिव को मानने वाले लोगों को बोलते हैं शैव। तो शैव धर्म का अनुयायी था,
अनुयायी मतलब फॉलो करने वाला, फॉलोअर, अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था भैया। कैसे पता चला? ऐसे पता चला क्योंकि इसने जो ये सिक्के जारी कराए ना सोने के, इनमें बहुत सारे सिक्कों पर हमको शिव, नंदी, जो उनके थे ना नंदी, शिव, नंदी, बैल की आकृति के सिक्के मिले हैं, बैल की आकृति के सिक्के मिले हैं, आकृति के सिक्के मिले हैं। इससे पता चलता है ये लोग कौन से धर्म को मानते हैं? शैव धर्म के अनुयायी थे। बात आपको हमेशा पता रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, सम्राटों का सम्राट किसको कहा गया? सम्राटों का सम्राट कौमा सर्वलोकेश्वर, सम्राटों का सम्राट सर्वलोकेश्वर आदि नामों से पुकारा गया, आदि नामों से पुकारा गया। किसको पुकारा गया? वो व्यक्ति था आपका, क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम था? विम कुडफिसेस को पुकारा गया, है ना। ठीक है, यहां तक की बात में किसी को पता चला? बड़े भैया जी आपने झेलम का युद्ध गलत बताया है, ठीक है कोई बात नहीं। 326 लगाना करना चाह रहे हैं ना आप, 326 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 325 ही बेटा हुआ। चलो, गूगल के किसी पेज पर देख लिया होगा आपने, है ना। कोई नहीं, सीखोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़े होते रहोगे ऐसा ऐसा तुम्हारा विकास होता रहेगा और तुम्हारी बुद्धि ऐसी तरह प्रकाशमान होती चली जाएगी। 325 ही है बच्चे मेरे, 325 ही है मेरे बच्चे। रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, आंख नहीं मार सकता वहां पर। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद में शासक कौन आया? ये आया कनिष्क। और वो कनिष्क जिसकी वजह से आप लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, यही कनिष्क है जो चीन पर अधिकार कर लेता है अपना, चीन के सारे व्यापार को अपने कंट्रोल में कर लेता है और भारत को, भारत के व्यापार को प्रसिद्धि जिसने दिलाई, जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया पूरे विश्व में कहा गया, सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया भारत को। किसकी वजह से? कनिष्क की वजह से जाना गया, ठीक है। चलो, सर बुक में दिया हुआ है सिक्का कुषाण वंशों ने चलाया सोने का, लेकिन ये कनिष्क जो है ना शुद्ध सोने के सिक्के चलवाएगा। क्या? शुद्ध सोने के सिक्के चलवाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? कनिष्क की बात कर लेते हैं। देखो, एक उपाधि आएगी देवपुत्र नाम से। देवपुत्र याद रखना, विम कुडफिसेस को भी देवपुत्र कहा गया है और कनिष्क को भी देवपुत्र के नाम से जाना गया है ना। सर्वलोकेश्वर उसकी उपाधि है, देवपुत्र दोनों की उपाधि है, तो इसीलिए इस पर प्रश्न बनता नहीं है। अब कनिष्क की बात आती है, तो कनिष्क का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था। कनिष्क गद्दी पर बैठा था 78 एडी में, 78 ईस्वी से लेकर के, क्योंकि इस दिन एक कैलेंडर चला इसीलिए तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। 78 एडी से लेकर के 110 ईस्वी तक, 78 ईस्वी से लेकर के 110 ईस्वी तक का कनिष्क का शासनकाल है। और किस वंश से संबंध रखता था? कुषाण वंश से संबंध रखता था। ड्यूअल कैपिटल थी इनकी, 2 राजधानी थी। कितनी राजधानी बनाई थी इसने? 2 राजधानी थी। तो पूछा जाता है कनिष्क या कुषाण वंश की 2 राजधानी पूछी जाती हैं। 2 राजधानी कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी पेशावर, ठीक है, जिसको हम पुरुषपुर के नाम से जानते हैं, और एक थी मथुरा। 2 राजधानी थी इसकी, पुरुषपुर और मथुरा, ठीक है। अब आप कहेंगे जी इसके पुत्र के बारे में भी बच्चे तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि कनिष्क को गोद लिया गया था, कहते कनिष्क कहीं से मिला था, लेकिन एक अभिलेख जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, तो याद रख लेना, रैवटक अभिलेख। क्या बोलेंगे? रैवटक अभिलेख। ये क्या बताता है? ये रैवटक अभिलेख बताता है कि ये जो कनिष्क है ना, ये कनिष्क विम का पुत्र है। कनिष्क किसका पुत्र था? कनिष्क विम का पुत्र है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रैवटक अभिलेख का संबंध किससे है, तो वो कुषाण वंश से संबंध है। किससे? कुषाण वंश से। कुषाण वंश से संबंध है। पुत्र उत्तर नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी भी। तो 2 राजधानी कौन कौन सी? पुरुषपुर और मथुरा हो गई। कनिष्क के समय पर भैया बताना बौद्ध संगति के बारे में। कनिष्क का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है इतिहास में एक बौद्ध संगति के लिए। कौन सी बौद्ध संगति? और याद हो तो आपको मैंने बताया था, चौथी बौद्ध संगति के समय, कनिष्क के समय ही 2 शाखाएं बनी थी, हीनयान और महायान।
जहां थेरवाद और स्थिरवाद की बात हुई थी। ठीक है, सातवाहनों ने शीशे का सिक्का चलाया था, अजय कुमार भारती कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं, अंश सिंह नहीं पूछा जाता। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे आएंगे। तो मैंने बोला इनकी दो राजधानियां कनिष्क की कौन कौन सी, पुरुषपुर और मथुरा हैं। इसी के समय पर याद रख लेना चौथी बौद्ध संगति, वो मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं वो सभी। अब याद रख लेना एक कनिष्क था कौन, ये एकदम से गद्दी पर आ गया क्या? नहीं, तक्षशिला का गवर्नर था। तो कनिष्क गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? तक्षशिला का गवर्नर हुआ करता था। कहाँ का? तक्षशिला का गवर्नर हुआ करता था। तक्षशिला का गवर्नर कौन हुआ करता था? वो था आपका कनिष्क, ये बात याद रख लेना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात है कि कनिष्क ने भारत को क्या दिया, कनिष्क की देन, ये इंपॉर्टेंट है। कनिष्क की देन, कनिष्क की वजह से क्या क्या हमारे देश को मिला, तो यहां देखना ध्यान से। नंबर 1, मूर्ति निर्माण के लिए गांधार कला, गांधार कला और मथुरा कला। का विकास। देखो, मंदिर निर्माण की एक कला होती है। जैसे आप दक्षिण के मंदिरों को देखोगे, द्रविड़ शैली है, दक्षिण के मंदिर ऊंचे होते हैं, लेकिन उत्तर भारत के जो मंदिर है वो इतने ऊंचे 15 मंजिल 20 मंजिल 25 मंजिल ऊंचे मंदिर नहीं होते हैं उत्तर भारत के, है ना। तो ये कौन सी कला है? ये सारी आपकी मथुरा कला के अंतर्गत आता है। तो मथुरा को अगर हम बात करते हैं कि जो मंदिरों के निर्माण की कला थी, तो गांधार कला और मथुरा कला किसकी देन है? ये कनिष्क की देन है। दूसरी बात, शुद्ध सोने के सिक्के, प्योर गोल्ड कॉइन्स किसने चलवाए? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? शुद्ध सोने के सिक्के भारत में किसने चलवाए? तो वो कनिष्क ने चलवाए। ठीक है, और इन पर याद रख लेना, जो इसने चिन्ह बनवाया था वो बनवाया था सूर्य देवता का। ठीक है, क्या लिखेंगे इस पर? सूर्य देवता, सूर्य देवता हेलियोक्लीज का चिन्ह था। कभी शासक समझ लो इसका, सूर्य देवता है, हेलियोक्लीज का प्रतीक था। किसने चलवाया था? सूर्य देवता हेलियोक्लीज की याद में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? वो चलवाए थे कनिष्क ने। ठीक है, और कनिष्क के तीसरे महत्वपूर्ण बात है दरबारी लोग। दरबारी, ये मत समझ लेना भारत को दरबारियों की देना, लेकिन इसके दरबारियों की वजह से जैसे हमको शल्य चिकित्सा जैसी चीजें, सर्जरी जैसी चीजें मिल पाई, तो उनको लोगों को संरक्षण किसने दिया था, सुविधाएं किसने दी थी? वो कनिष्क ने दी थी। तो इनके दरबारियों में जो नाम आता है, पहले नाम आता है आपका, जैसे इसके राजनीतिक कवि थे, कवि भी थे और लेखक भी थे, कवि और लेखक दोनों ही लिखना, अश्व घोष। अब अश्व घोष की किसी एक पुस्तक का नाम बता दो जो मैंने आपको बौद्ध धर्म में बताई थी। फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। तो राजनीतिक कवि कौन है इसके? अश्व घोष। अश्व घोष की पुस्तक का नाम बताओ। इसी के दरबार में रहते थे नागार्जुन। कौन रहते थे? नागार्जुन। और नागार्जुन को कहा जाता है शून्यवाद का जनक। किसका? शून्यवाद का जनक कहा जाता है। देखो, ये कह रहा टाइम हो गया, बताओ इनका टाइम हो गया। विशुद्ध क्या है? विशुद्ध बोलते हैं एकदम प्योर, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, उसको विशुद्ध बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसके दरबारी कौन कौन है? शून्यवाद का जनक। और एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है कि द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को, ये बात भी आप लोगों को नोट कर लेनी है। ठीक है, साइड में कहीं लिख लेना, द्वितीय अशोक जो उपाधि है वो किसकी है? वो भी आपकी कनिष्क की उपाधि है। तो नागार्जुन शून्यवाद का जनक, एक बौद्ध भिक्षु था। ये कौन था? बौद्ध भिक्षु था। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत ये भी नागार्जुन ने दिया था। ठीक है, और नागार्जुन की बुक का क्या नाम है? नागार्जुन की बुक का नाम है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र बुक किसने लिखी है? वो नागार्जुन ने लिखी है। ठीक है, नागार्जुन ने लिखी है। तो एक तो अश्व घोष हो गए, एक हो गए नागार्जुन, और फिर इसके बाद में है आपके तीसरे कौन है? चरक। और चरक ने क्या लिखी है? इन्होंने लिखी थी चरक संहिता। चरक संहिता, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया कि चरक संहिता का संबंध किससे है, तो किससे संबंध है इसका? चिकित्सा से। चिकित्सा पद्धति इसी से ली गई है ना।
शल्य चिकित्सा हुई आपकी, तो चिकित्सा पद्धति है ये, मतलब दवाइयों के बारे में अध्ययन था, सारा इलाजों के बारे में अध्ययन था, बीमारियों का अध्ययन था इसमें। तो लिख लेना, चरक संहिता का संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका भैया किससे, बोलेंगे एक बार सभी लोग, चिकित्सा से संबंध है। ओके, विक्रम संवत भी आएगा बच्चे, आएगा, विक्रम संवत भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है इसके वंश के बारे में, जैसे बच्चे कुछ संवत के बारे में पूछ रहे हैं, बच्चे कुछ संवत आएंगे, मैं सबके एक टेबल भी बनवाऊंगा आपको, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने बताया जब ये गद्दी पर बैठा 78 एडी में, 78 एडी में ये गद्दी पर बैठा, ठीक है, यहाँ देखेंगे ध्यान से। 78 एडी में जब ये गद्दी पर बैठा तो इसी दिन चला था शक संवत। क्या चला था? शक संवत। ये जब हम राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ रहे होंगे, भारत के कैलेंडर, अशोक स्तंभ, राष्ट्रगान, राष्ट्र स्टैटिक जीके में, तब भी हम ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे। शक संवत 78 एडी में चला था। एडी, ईसवी लिखना इसको हमेशा, ईशा पूर्व लिख करके कंफ्यूज कर देता है आपको हमेशा, है ना। शक संवत 78 एडी में चला, ठीक है। चलो भाई, ऐसे ही बच्चे 58 बीसी का आएगा विक्रमी संवत, जिक्र करेंगे उसका भी। 319 एडी का आएगा गुप्त संवत, जो चंद्रगुप्त प्रथम चलाएंगे, उन सभी की बात करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? ओके, मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम ठीक हूं। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, मिलते हैं। और बच्चे आप जीएस की क्लास बिल्कुल करें। देखो 9 बजे सुबह हिंदी की क्लास यूट्यूब पर जो होती है, आप सभी लोग उस क्लास को करो। 3 बजे जीएस की क्लास यूट्यूब पर होती है, आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। आप देखोगे, जब परीक्षा में बैठोगे तब महसूस करोगे, बाकी डिसीजन आप लोगों का है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।